Let me discuss today a very important topic, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे हिंदी में बोला जाता है विशेष आर्थिक क्षेत्र। ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है और एग्जामिनेशन में भी आता है। सीज का जो फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ओके, हिंदी में इसे बोला जाता है विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र, इसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्यों बोला जाता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये स्पेशली विशेष रूप से आर्थिक गतिविधियों के लिए ऐसे क्षेत्र स्थापित किए जाते हैं जहां पर इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया जाता है, जहां पर कॉरपोरेट्स यानी कि कंपनीज इस्टेब्लिश की जाती हैं, यहाँ पर फैक्ट्रीज स्थापित की जाती हैं और इन क्षेत्रों का जो विशेष एक उद्देश्य होता है वो होता है आर्थिक उत्पादन करना। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना। और इसका एक पूरा एक इतिहास है, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका। सेस जो है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, ये 2005 में इसके लिए एक्ट बनाया गया। ठीक है, इन 2005 अ पर्टिकुलर एक्ट वर इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। ओके, ये एक्ट इसलिए बनाया गया क्योंकि सेस को एक प्रॉपर रिकग्निशन दी जा सके, इसको विनियमित किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके और जो भी इसमें सहूलियत दी जाती हैं या जो भी इसमें यूनिट्स को स्थापित किया जाता है, फैक्ट्रीज को स्थापित किया जाता है, उनके लिए एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप किया जा सके। और इसीलिए 2005 में SEZ एक्ट बनाया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2005 से पहले हमारे देश में इस तरीके के स्पेशल इकोनॉमिक जोन काम नहीं कर रहे थे। ओके, आप देखिए इंडिया में 1991 में LPG रिफॉर्म होते हैं। ठीक है, इन 1991 ये 1991 जो है ना, ये इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए एक तरीके से टर्निंग पॉइंट है ना, साबित होता है क्योंकि 1991 में LPG रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। LPG रिफॉर्म्स, ठीक है, LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, राइट। इस तरीके से जब LPG रिफॉर्म्स 1991 में लागू किए गए तो उसके बाद क्या होता है कि इंडियन इकोनॉमी को प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए खोल दिया गया। ठीक है, सरकार ने लाइसेंसिंग सिस्टम को ख़त्म कर दिया, कोटा सिस्टम को ख़त्म कर दिया। केवल गिने चुने सेक्टर्स जिनको सरकार के लिए रिजर्व रखा गया, अदरवाइज जैसे रेलवे हो गया, न्यूक्लियर जो भी प्लांट्स वगैरह होते हैं, उनको सरकारी इन्वेस्टमेंट के लिए सुरक्षित रखा गया। बाकी इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए खोल दिया गया। ठीक है, तो 1991 का जो टाइम पीरियड है ये इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और 1991 के बाद आप देखोगे भारत में सरकार के द्वारा भी बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म किए गए, इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए। ठीक है, और जो सेज एक्ट है 2005 का, दैट इज वन ऑफ द मेजर इकोनॉमिक स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट। ठीक है, इससे पहले जो इस तरीके के क्षेत्र हुआ करते थे उनको बोला जाता है EPZ। ओके, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सॉरी इसको यहां लिख देते हैं EPZ, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। यानी कि सेज से पहले कुछ ऐसे क्षेत्र सरकार के द्वारा इस्टेब्लिश किए जाते थे जहां पर एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, एक्सपोर्ट करने के लिए यूनिट्स को इस्टेब्लिश किया जाता था। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि 1961 इज द टाइम पीरियड जब भारत में पहला EPZ गुजरात के कांडला में इस्टेब्लिश किया गया। ओके, ये एग्जाम में आता है, गुजरात के कांडला में द फर्स्ट EPZ इन 1965 वाज एस्टैब्लिश्ड, राइट। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर भी हम देख सकते हैं कि कई कंट्रीज इस तरीके के जोन को इस्टेब्लिश कर रही थी। जैसे चाइना ने शेंजन में
बहुत ही लार्जर लेवल पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस्टेब्लिश किए। ओके, इसी तरीके से कैरिबियन एक आइलैंड है पोर्टो रिको, वहाँ पर यूएस से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए SEZ इस्टेब्लिश किया गया, है ना। तो भारत ने, मतलब भारत भी क्या करना चाहता था, ये भी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहता था, लेकिन 1991 से पहले कुछ बाध्यताएं थीं। इंडियन इकोनॉमी यूज्ड टू बी अ क्लोज्ड इकोनॉमी बिफोर 1991, ठीक है। लेकिन जब 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लागू किया गया तो उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ का पूरा एक महासागर उपलब्ध हो गया। तो जब 1991 में रिफॉर्म किया गया तो उसके बाद एक एक्ट की ज़रूरत पड़ी कि एक एक्ट को लागू किया जाए जिससे इस तरीके के एरियाज़ को पूरी तरीके से विनियमित किया जा सके। इसीलिए 2005 में SEZ एक्ट जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। और ये जो एक्ट है आपका SEZ, ठीक है, इस एक्ट में कैसे SEZ को इस्टेब्लिश किया जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापित कैसे किया जाएगा, स्थापित करने की प्रक्रिया क्या है वो बताया गया है ना। कौन आवेदन कर सकेगा स्थापित करने के लिए, हु कैन अप्लाई, ये बताया गया है। और कौन मतलब जो एप्लीकेशंस किए जाते हैं उनको अप्रूव करेगा, अप्रूवल के लिए, अनुमोदन के लिए, ठीक है, अनुमोदन के बारे में प्रोविजन किया गया है। तो जो SEZ है ना, उसमें आवेदन कौन कर सकता है, आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है और अनुमोदन कौन देगा, अप्रूवल कौन देगा, इसके बारे में प्रोविजन किया गया है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो एक्ट है, ठीक है, इसमें बेसिकली जो टॉप लेवल पे एक बॉडी है उसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ अप्रूवल, अनुमोदन परिषद, अनुमोदन परिषद, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ अप्रूवल। क्लियर? बोर्ड ऑफ अप्रूवल इज द हाईएस्ट बॉडी अंडर दिस एक्ट जो कि एप्लीकेशंस को अप्रूव करती है और सेज इस्टेब्लिश करने के लिए अनुमति देती है, राइट। बोर्ड ऑफ अप्रूवल इज द हाईएस्ट बॉडी अंडर दिस एक्ट। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि बोर्ड ऑफ अप्रूवल जो आवेदन को अप्रूवल देती है तो आवेदन करता कौन है, हु कैन अप्लाई। तो आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि इस एक्ट में ही ये प्रोविजन किया जा रहा है कि आवेदन कौन कर सकता है। एक तो स्टेट गवर्नमेंट आवेदन कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आवेदन कर सकती है, ठीक है, एंड कोई प्राइवेट पर्सन, है ना। पर्सन इन द सेंस कि कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी ऐसा यूनिट है जो मैन्युफैक्चरिंग में या सर्विस सेक्टर में प्रोडक्शन कर रहा है तो वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन जब प्राइवेट प्लेयर कोई भी आवेदन करेगा तो उसको थ्रू स्टेट गवर्नमेंट आवेदन करना पड़ेगा, ठीक है। जब बोर्ड ऑफ अप्रूवल को आवेदन रिसीव हो जाता है तो वो क्या करता है कि उन सारे जो भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देखने के बाद अपनी अनुमति दे देता है और इस तरीके से सेज को इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। अब देखिए, जब भी आवेदन को स्वीकार कर लिया जाता है और बोर्ड ऑफ अप्रूवल अनुमोदन दे देता है तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है कि ये सेज इस्टेब्लिश होने जा रहा है, ठीक है। आज के टाइम में अगर हम नोटिफाइड सेज की बात करें तो इंडिया में टोटल 379 सेज को नोटिफाई किया गया है, जिसमें केवल 265 जो सेज हैं आज के टाइम में इंडिया में इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं और कार्य कर रहे हैं, ठीक है, 265, ओके। एंड इसके अलावा जब भी सेज को इस्टेब्लिश किया जाता है तो सरकार के द्वारा कुछ चीज़ों को कंसीडर किया जाता है। जैसे ये जो सेज इस्टेब्लिश किए गए हैं, क्या ये एक्सपोर्ट को प्रमोट कर पाएंगे, क्या ये एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर पाएंगे, क्या इस तरीके के सेज मतलब किसी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को या सर्विस
प्रोवाइड करने संबंधी एक्टिविटी को बढ़ावा दे पाएंगे, या ये जो सेज हैं क्या ये डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, अपने देश से आने वाले निवेश या विदेशों से आने वाले निवेश को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से कुछ गाइडिंग फीचर्स हैं जो जिनका प्रोविज़न इस एक्ट में किया गया है, उन सारी चीज़ों को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अगर सरकार को लगता है कि हाँ मतलब ये जितने भी मानक हैं, पैरामीटर्स हैं, इन पर ये खरा उतरते हैं, तो उसके बाद अनुमोदन दिया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नोटिफाई कर देती है। सेज का महत्व तो इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि हमारे देश में, ठीक है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जितनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ओके, जितना ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, देश की इकोनॉमी उतनी तेज़ी से ही मजबूत होगी। तो इसलिए जो सेज का कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा सेज के संबंध में हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी सहूलियत दी जाती हैं। ठीक है, SEZ के अंतर्गत जो भी यूनिट्स लगाई जाती हैं, जो भी इस्टेब्लिशमेंट्स किए जाते हैं, कोई भी कंपनी अगर अपनी यूनिट लगा रही है तो उसको बहुत सारी सहूलियत दी जाती हैं, जैसे टैक्स संबंधी सहूलियत। ठीक है, सरकार एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर कई ड्यूटीज़ लगाती है तो उससे सहूलियत दी जाती हैं, कई सेस एडिशनल टैक्सेस लगाए जाते हैं। ठीक है, या फिर सिंगल विंडो क्लियरेंस। ठीक है, जब भी कोई भी कंपनी इस्टेब्लिश करती है अपनी यूनिट तो कई डिपार्टमेंट से उनको क्लियरेंस लेना पड़ता है। तो सेज में ये सहूलियत दी जाती है कि एक बहुत ही फास्ट सिस्टम काम करता है कि आपको एक प्लेटफॉर्म पर जाके कई डिपार्टमेंट से आप अप्रूवल ले सकते हो। तो इस तरीके की जब कई तरीके की सहूलियत दी जाती हैं तो कंपनीज आसानी से प्रोडक्शन कर सकती हैं, आसानी से इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा दे सकती हैं। तो सेज के संबंध में इन सारी बातों को आज हमने डिस्कस कर लिया। थैंक यू।